Hey learners, welcome back. This is another video of Federalism, your civics chapter 2. In first chapter, a quick review, we have learned about the Belgium and Sri Lanka. We have studied earlier that how small countries such as Sri Lanka and Belgium face a number of problems of managing diversity. After that, we learned about the vertical distribution of power. उसे ही हम फेडरलिज्म कहते हैं. Definition of federalism. After the types of government and later on we discussed about the types of federalism. So our today's topic is what makes India a federal country. Earlier you have studied that how small countries such as Sri Lanka and Belgium face a number of problems of managing diversity. But what about India? India is such a vast nation with so many religions, languages and regions. Then हम पावर को शेयर करने का अरेंजमेंट्स कैसे कर सकते थे? ओके, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर लेते हैं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इम्प्लीमेंट हुआ, वो हुआ 26 ऑफ जनवरी को. हमें फ्रीडम मिली 15 अगस्त को. हम कॉलोनियल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के और आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. एंड उस रिवॉल्यूशन का या उस स्ट्रगल का रिजल्ट क्या हुआ? पार्टीशन. कैसा पार्टीशन? ए ब्लडी एंड पेनफुल पार्टीशन. इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज़ इंडिया एंड सेकंड इज़ पाकिस्तान. हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की. जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय पर हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो 2 लेवल सिस्टम था. वन इज़ सेंट्रल, जिसे हम यूनियन फॉर्म भी कहते हैं, एंड अनदर इज स्टेट. जो हमारा थर्ड फॉर्म था लोकल गवर्नमेंट का, वो कॉन्सेप्ट हम बहुत बाद में लेकर आए थे. लेटर ऑन हमने उसको ऐड किया था. बट ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ओनली 2 लेवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. वन इज सेंट्रल एंड अनदर इज स्टेट. लेटर ऑन वी ऐड दिस थर्ड लेवल दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट. सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं एंड विलेजेस में पंचायत. दिस इज़ आवर टोटल सिस्टम. उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो था कि जो ओरिजिनल हमने जो प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो. अब सेकंड हमने बात करी थी सोर्स ऑफ रेवेन्यू की. जिसे हमने सोर्स ऑफ इनकम भी कहा था, जिसके ऊपर हमें लग रहा था कि तीनों लेवल्स के बीच में जो है वो फाइट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है. और हमने ये भी डिस्कस किया था जब हम फीचर्स कर रहे थे कि फीचर्स कर रहे थे फेडरलिज्म के, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि उस सोर्स ऑफ रेवेन्यू को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से अलग अलग डिफ़ाइन किया है. सो दिस इज़, you can see the map here. You can see the 2 map. फर्स्ट इज़ बिफोर पार्टीशन. ये हमारा इंडिया का मैप है 1947 से पहले का. और ये है जब हमने रिकन्स्ट्रक्ट किए थे अपने स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे.
पहले हम देख लेते हैं हमारा 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का था। इसमें सबसे पहले आता है हमारा यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, यानी कि जो हमारे पूरे नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो लॉ फॉर्म करने का काम होता है वो करती है हमारी सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं इसके अंदर टॉपिक्स ऐसे कौन कौन से हैं जो नेशनल इम्पॉर्टेंस की माने जाते हैं। डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। देन आता है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो किसी भी स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस पर लॉज फॉर्म करने का काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। हमारी यूनियन गवर्नमेंट इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। उसके बाद द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था जो स्टेट और यूनियन यानी कि नेशनल और स्टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट। और इसके ऊपर लॉ फ्रेम करने का काम सेंटर और स्टेट दोनों करते हैं। इट मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक साथ बैठ कर के वो इन टॉपिक्स के ऊपर जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो फ्रेम करते हैं। अब इसके अंदर आता क्या क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिजेस, अडॉप्शन और सक्सेशन। ये है हमारा 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। बट क्या इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स सारे टॉपिक्स आ गए हैं? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत बाद में आए थे, जैसे कम्युनिकेशन का है, कंप्यूटर्स का है, सॉफ्टवेयर है। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब ये जो नए नए आए सब्जेक्ट्स आए तो इनके ऊपर अब रूल फ्रेम करने का काम कौन करेगा। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, नेशनल के लिए, नेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको कौन सी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए, क्या तब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होंगे? हो सकते हैं। इसलिए ऐसी जो टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं जो बाद में आए, जिनका एग्जांपल मैंने आपको दिया लाइक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, इन सब को हमने रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अंदर डाल दिया और इन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज फ्रेम करने का काम करती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि फेडरलिज्म के अंदर हमने जो मॉडल अपनाया था वो है हमारा होल्डिंग टुगेदर। और इस होल्डिंग टुगेदर का मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि जितने भी स्टेट्स को हम टुगेदर यानी एक साथ लेकर आए उनको इक्वल और आइडेंटिकल पावर मिलेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के हिसाब से। बट ऐसा संभव नहीं था। कब नहीं था ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर का। जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जब उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम हुआ, उसमें पर जब उसको मिलाया गया तो उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, जिसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग इनका फ्लैग था और उसके हिसाब से सिटीजन्स जो हैं बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जम्मू कश्मीर के अलावा, उस पर्टिकुलर स्टेट के अलावा यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, लैंड या हाउस जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते थे। इसके अलावा इसे कुछ और भी पावर्स थी, लेकिन अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वहाँ पर हटा करके इस स्पेशल दर्जे को ख़त्म कर दिया हमारी धारा 35A इम्प्लीमेंट करके। अब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है।
ये जो हम बात कर रहे हैं हम स्टेट्स की कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि स्टेट्स के साथ जब आप स्टेट एंड कैपिटल लर्न करने के लिए आपको दिया जाता है तो यूनियन टेरिटरीज आपको साथ में मिलती हैं, एज अ फ्री गिफ्ट, जहाँ पर हम उनका कोई डिस्कशन ही नहीं करते हैं। बट आज हम उन यूनियन टेरिटरीज का डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी इंडियन यूनियंस थी जो बहुत स्मॉल पावर थी जिनके पास। These are regions which are too little to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. कहने का मतलब है कि ये इतने छोटे थे कि हम इनको एक स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ हम इनको मर्ज कर दें। तो इसलिए इनको अलग से फॉर्म किया गया और इनको नाम दिया गया यूनियन टेरिटरीज। ये जो टेरिटरीज हैं डू नॉट बियर द पावर ऑफ अ स्टेट। इनके पास स्टेट जैसी पावर नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वही इनके ऊपर लॉज फ्रेम करने का काम करती हैं। अब ये जो पावर शेयरिंग का जो गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन किया गया था स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहला ये इतना आसान नहीं था पावर को शेयर करना, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। और दूसरी बात, यदि ये दोनों कोई चेंज करना चाहती हैं तो उसे हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और इस फेडरल सिस्टम का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है, यदि इसके अंदर कोई भी चेंज करना है तो कंप्लीट पार्लियामेंट प्लस भी है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, और जो हाफ टोटल स्टेट्स हैं उनकी एटलीस्ट हाफ जो लेजिस्लेचर है वो भी उसको रेक्टिफाई करेगा, तभी हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा कैसे यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई, फिर उनके ऊपर जो पावर शेयर करने का तरीका है, तो लॉज जो हैं वो कौन फ्रेम करेगा, यूनियन गवर्नमेंट किन किन के ऊपर उसको पावर है, किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज फ्रेम करने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या राइट्स हैं। अब आता है कि फेडरलिज्म जो है वो कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है। Constitutional provisions are essential for the for the success of federalism, but these are not enough. किसी भी फेडरलिज्म या किसी भी स्ट्रक्चर को सक्सेस होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यदि उसको प्रोविज़न दे दिया गया है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। उसके लिए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसके अंदर यही जो है जो फेडरलिज्म है उसके अंदर एक डिज़ायर होती है फॉर लिविंग टुगेदर, कि हम एक साथ रहेंगे, और जब हम एक साथ रहते हैं इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। इट मीन्स हम एक दूसरे की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी लैंग्वेज की, उसके रिलीजन की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका मतलब यानी कि हमने एक ऐसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपनाई है जिसमें होल्डिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट लिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा थर्ड पॉइंट आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगी इन दो मैप्स के ऊपर। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फॉर्म करने का यानी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने का जो फॉर्मेशन थी, जो स्ट्रक्चर था,
वो सबसे पहला टेस्ट था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। इफ़ यू सी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया when it started its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be amazed. आप हैरान होंगे ये देखकर कि इतनी सारी वेरिएशन है। आप इन दोनों मैप्स को जूम करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, इस मैप के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो गायब हो गए हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो नए बन गए हैं। यानी कि लैंग्वेज के आधार पर जब हमने इन स्टेट्स को फॉर्म करने की कोशिश की तो वो हमारा पहला। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ऐसा किया ही क्यों? दिस वॉज डन टू मेक इट श्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। यानी कि एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग, उनकी एथेनिसिटी, उनका कल्चर, उनकी ज्योग्राफी सेम रहे, इसके लिए उन्हें एक ही स्टेट के अंदर। इसके एग्जाम्पल लाइक उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ तब हमें लगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ इतने बड़े नेशन को हम कैसे होल्ड करेंगे, कैसे पीपल्स के बीच में यूनिटी बना कर रखेंगे। उसके लिए हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया एंड इसका रिज़ल्ट जो है वो वंडरफुल है। यानी कि ये जो पार्टीशन, जो उस समय पे जो फॉर्मेशन की लैंग्वेज के आधार पर जो अलग स्टेट बनाई, उससे हमारा जो नेशन है वो और यूनाइटेड हो गया है और इसने जो स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको भी बहुत ईजी बना दिया। और हमारा सेकंड टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी। इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, किसी एक लैंग्वेज को हम कैसे अपना सकते थे? इसलिए ये हमारा सेकंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन के लिए, जिसके अंदर हमने रूल फॉलो किया कि हमने अपनी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई और हमने हिंदी को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई। हमने हिंदी को एक ऑफिशियल भाषा बनाया, राष्ट्रभाषा हमने किसी भी भाषा को नहीं बनाया। उसके बावजूद यदि कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए हमने 22 और भाषा जो हैं उनको भी दर्जा दिया लैंग्वेज का, हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज कह करके, जिससे कि स्टेट जो है वो अपने को अलग ना समझें। क्योंकि हम जो श्रीलंका वाला हाल अपने इंडिया में नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग 1965 में ही हमने इंग्लिश को एक ऑफिशियल पर्पज़ से यूज़ करना बंद कर दिया था। हालांकि ये आप समझ सकते हैं कि ये गलत है और हम आज भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको हिंदी को ऑफिशियल भाषा बनाने पर प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेशली हमारे सदर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं। इसलिए उनको फेवर करने के लिए और श्रीलंका जैसी सिचुएशन इंडिया में ना हो, उससे बचने के लिए हमने 22 लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next topic we were talking about we will talk about the center-state relations and decentralization in India. These two topics are left. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। Thank you.